Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 14 जून 2024. तो आज हम 14 जून 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 14 जून। देखो आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंटरनेशनल न्यूज की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और सेकंड इसके अंदर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एमओयू साइन हुआ है या किसी कंट्री में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी न्यूज है, वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार और इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे। उसके बाद हम कुछ देखेंगे राज्य सरकार से रिलेटेड, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी प्लान आया है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, उससे रिलेटेड जो न्यूज बनती है। उसके बाद हम बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज, कुछ रक्षा समाचार हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है, स्पोर्ट्स न्यूज हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेज महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रिसेंटली कोई बुक और ऑथर्स उससे रिलेटेड कोई न्यूज बन रही है, कुछ पुस्तकें अगर अभी लॉन्च की गई हैं, कुछ नियुक्तियां हुई हैं किसी भी पोस्ट पर, चाहे वो नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल पर है, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड ऑब्चरी न्यूज, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर कि आज की क्लास में हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की है। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो हमारी पहली न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज। अंतरराष्ट्रीय समाचार में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, तो कृषि के क्षेत्र में साझेदारी के लिए, नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ एक साझेदारी की है। तो न्यूज क्या कहती है, जम्मू और कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ कृषि साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किया है या समझौते किए हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर और न्यूजीलैंड की। तो जम्मू कश्मीर इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या अडॉप्ट करेगा न्यूजीलैंड? तो न्यूजीलैंड की एक्सपर्टीज है ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में, सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट में, एडवांस डिसीज कंट्रोल मेजरमेंट में, इन स्पेशली इन शिप सेक्टर, जो बेसिकली भेड़ और बकरी के क्षेत्र में जो न्यूजीलैंड की एक्सपर्टीज है वो हम बेसिकली वो जम्मू कश्मीर क्या करेगा, न्यूजीलैंड की मदद से या न्यूजीलैंड की हेल्प से उन पे काम करेगा या उन टेक्निक्स को अपनाएगा। तो न्यूजीलैंड की विशेषता पर साझेदारी केंद्रित है जिसमें प्रजनन तकनीक, सतत कृषि प्रबंधन और भेड़ क्षेत्र में उन्नत रोग नियंत्रण उपाय शामिल है। यह सहयोग केंद्र शासित प्रदेश में भेड़ और बकरी क्षेत्रों को बदलने और पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है। इस समझौते के तहत व्यापक प्रशिक्षण पहलों और नवोन्मेषी सतत प्रथाओं को लागू किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज है। एक इंडेक्स जारी हुआ है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल एंड पीस, तो आईईपी के थ्रू ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें 163 राज्यों को लिया गया है। तो 163 राज्यों के डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है, जहां पर अगर मैं टॉप पे बात करूं तो टॉप पर आइसलैंड रहा है। आइसलैंड दुनिया में रहने के लिए, आइसलैंड के लोग सब, या आइसलैंड कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पीस इंडेक्स में उसने टॉप किया है। इंडिया की रैंक की बात करें तो इस टाइम इंडिया की रैंक 119 रही है। तो देख लेते हैं एक बार रिपोर्ट। 163 स्वतंत्र राज्यों क्षेत्रों का मूल्यांकन करती है जो वैश्विक शांति का एक व्यापक माप प्रदान करती है। यह विश्व भर में हिंसा के रुझानी परिणामों और आर्थिक प्रभावों को भी उजागर करता है। शांति सूचकांक वर्तमान शांति की स्थिति और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। तो याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स।
नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, असम गवर्नमेंट ने एक लड़कियों के एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और उसके साथ साथ जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री निजुत मोइना। तो स्कीम याद रखनी है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम किस राज्य सरकार की है? असम राज्य सरकार के लिए। किसको बेनिफिट पहुंचेगा इस स्कीम के थ्रू? लड़कियों को पहुंचेगा। किस किस फील्ड में? एजुकेशन में। और उसके साथ साथ ये मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम बाल विवाह पर भी रोकथाम लगाएगी। तो मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और राज्य में बाल विवाह को संबोधित करना है। योजना को असम सरकार के कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। यह लड़कियों को सशक्त बनाने और उनकी शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर? तो असम ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से न्यूज है। तो मोतीलाल ओसवाल विद एएमसी विच इज एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अभी मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पेश किया है। तो हमारे शेयर मार्केट है जिसमें अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ऑलरेडी हमारा है जिसका मतलब है नेशनल 50, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। तो अभी हम बात करें निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। तो किसने जारी किया है इसे अभी शेयर मार्केट में? मोतीलाल ओसवाल ने। तो भारत का इंडेक्स फंड जो रक्षा शेयरों में निवेश करता है। तो 12 जून 2024 को मोती ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स डिफेंस इंडेक्स फंड पेश किया, जो भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों को एक्सपोजर देने वाला भारत का पहला इंडेक्स फंड है। योजना के लिए नया फंड ऑर्डर विच इज एनएफओ 13 जून 2024 से 24 जून 2024 तक सदस्यता के लिए खुला रहेगा। इस निधि का उद्देश्य ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स द्वारा दर्शाए गए प्रतिभूतियों के कुल रिटर्न के अनुरूप रिटर्न प्रदान करना है। निधि का प्रबंधन सर्वपिल पीए माइके और राकेश शेट्टी द्वारा किया गया है, जिसमें न्यूनतम आवेदन 500 रुपए होगा और उसके बाद ₹1 के गुणक में निवेश की अनुमति होगी। क्लियर? तो निफ्टी इंडेक्स डिफेंस याद रखना, इंडिया डिफेंस इंडेक्स याद रखना किसने लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी ने। नेक्स्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ब्लैक रॉक फंडिंग इंक द्वारा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो क्या हुआ है? ब्लैक लिंक फंडिंग इंक द्वारा अब क्या होगा? ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी है उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा और इसकी परमिशन अभी किसने दी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। क्लियर? तो ब्लैक रॉक फंडिंग इंक, जो कि ब्लैक रॉक इंक की एक नई गठित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है, वो जीआईएम में सीमित देयता कंपनी के हितों का 100% अधिग्रहण करेगी। ब्लैक रॉक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है जो वैश्विक निवेश प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित एक वैश्विक स्वतंत्र अवसंरचना निधि प्रबंधन है जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स के तहत संचालित निवेश निधियों का प्रबंधन करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज। तो अभी टाटा कम्युनिकेशन, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसी की एक कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, जिसने वर्ल्ड एथलीट्स के साथ 5 साल का प्रसारण समझौता किया है। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए डील हुई है किस किस के बीच में? टाटा कम्युनिकेशन और वर्ल्ड एथलीट के बीच में। कितने साल की ये डील हुई है? ये 5 साल के लिए डील है। तो टाटा कम्युनिकेशन ने वर्ल्ड एथलीट के साथ एक महत्वपूर्ण 5 वर्षीय समझौता अंतिम रूप दिया है। यह सौदा प्रमुख घटनाओं की वैश्विक कवरेज को बढ़ाने के लिए प्रशासन सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है। साझेदारी टोक्यो विश्व चैंपियनशिप से शुरू हुई थी। टाटा कम्युनिकेशन इस सहयोग के माध्यम से नवाचार और दर्शकों की भागीदारी के लिए भी प्रतिबद्ध है। क्लियर? तो याद रखना टाटा कम्युनिकेशन पहली ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड कौन सी है? वर्ल्ड एथलीट। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिकली जापान और इंडिया के बीच में जो कंडक्ट की जाती है, जिसका नाम क्या है? जाइमेक्स। नाम से याद रख सकते हैं, जाइमेक्स, जापान और इंडिया एक्सरसाइज। तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज।
कौन सा एडिशन कंडक्ट हो रहा है इस बार? 8th एडिशन कंडक्ट किया जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज है। तो 8वां जापान भारतीय समुद्री अभ्यास जापान में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? जापान में, और इसका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जाइमेक्स। तो इसका 8वां संस्करण है जो योकोसुका जापान में शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षण जो बल हैं उनके बीच में अभ्यास होगा। जाइमेक्स 2024 का उद्देश्य इंडिया और जीएमएसडीएफ के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हार्बर चरण, जिसमें पेशेवर चर्चाएं और सामाजिक संपर्क शामिल होंगे, और दूसरा चरण होगा समुद्री चरण, जिसमें जटिल विषयक संचालक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो हार्बर चरण और समुद्री चरण, तो कितने फेजेस होंगे इसके अंदर? 2 फेजेस होंगे। तो याद रखना है जाइमेक्स 2 फेजेस में कंडक्ट की जाएगी। मुख्य प्रतिभागियों में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस शिवालिक और जापान का निर्देशित मिसाइल विध्वंस जीएस योगिरी शामिल है। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो नेवी एक्सरसाइज है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक जाएगा और जापान की तरफ से जीएस योगिरी शामिल होगा। क्लियर? तो जाइमेक्स एक्सरसाइज। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज है हमारी डिफेंस न्यूज। तो भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में 5वीं एमसीए बर्ज LSAM, what is LSAM? लैंड शिप अम्यूनिशन 13। तो इंडियन नेवी ने अभी मिसाइल कम एम्यूनेटर बैरेज लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? LSAM 13। और कहां पर लॉन्च किया गया? ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, जिसे यार्ड 81 के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो बार्ज है, ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस शिप यार्ड सेकोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश द्वारा तैयार किया गया है। लॉन्चिंग समारोह की अगर मैं अध्यक्षता की बात करूं तो इसकी अध्यक्षता की थी कमांडर विंग मनीष विग ने, और उसके साथ साथ जो बेसिकली महाप्रबंधक गुणवत्ता आश्वासक है नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के। ये बजरे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हैं, जो भारतीय शिपिंग रजिस्टर से संबंधित नौसैनिक नियम और विनियम के तहत आते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेक इंडिया पहल का हिस्सा है। तो भारत में डेवलप किए गए, तो किस पहल का हिस्सा है? ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है एनसीआरबी, विच इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, जिसने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉन्च। तो एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए, एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है? अगर मैं पर्पस की बात करूं तो ये अलग अलग जगहों पे जो आपराधिक कानून है उनके बारे में ये ऐप जानकारी प्रोवाइड करेगी। तो यह ऐप एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है, जो एक स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है। नए आपराधिक कानून हम सबको पता है, 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन देगा। ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए अद्यतन कानूनी ढांचे तक पहुंचना और उसे समझना आसान बनाना है, या उसे और ज्यादा उस जो फ्रेमवर्क है उसे लीगल फ्रेमवर्क को और ज्यादा इजी करना है, ताकि लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो एनसीआरबी संकलन किसने लॉन्च किया है? एनसीआरबी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से विप्रो ने अभी लॉन्च किया है लैब 45 एआई प्लेटफॉर्म, ताकि एफिशिएंस बूस्ट किया जा सके, एफिशिएंस अक्रॉस बिजनेस फंक्शन। तो विप्रो ने व्यापक कार्यों में दक्षता को बढ़ाने के लिए लैब 45 एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न उद्योगों में दक्षताओं को बढ़ाना और व्यापारिक कार्यों को परिवर्तित करना। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल पर काम करता है और प्रमुख प्रदाताओं के अत्याधुनिक बड़े भाषा मॉडल के साथ साथ कस्टम डीप लर्निंग मॉडल का भी समर्थन करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों का नामांकन भौतिक विज्ञानी देवीलाल उत्तर प्रदेश और बिहार के शहर के नाम पर किए गए हैं। तो मंगल की सतह पर 3 गड्ढे का नाम लाल, मुरसान और हिल्सा रखा गया है।
तो लाल रखा गया देवेंद्र लाल के नाम पर, उत्तर प्रदेश की जगह के नाम पर मुरसान और बिहार के नाम पर हिलसा रखा गया है। तो अभी इनको डिस्कवर किसने किया है? अहमदाबाद बेस्ड एक लैब है जिसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी नोन एज PRL। तो अभी इनको PRL ने डिस्कवर किया है। तो जो लाल का नाम वाराणसी के प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय किरण भौतिकी विज्ञान दिवंगत प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। वहीं अगर मुरसान और हिलसा की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले और बिहार के नालंदा जिले के शहरों के नाम पर रखे गए हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स से न्यूज है। अभी अब सबको पता है कि दिसंबर 2025 में FIH हॉकी मैन जूनियर वर्ल्ड कप कंडक्ट होगा, जिसका 14वां एडिशन होगा और जो कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? भारत में कंडक्ट किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत 2025 में हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा, जो कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? भारत में। कब कंडक्ट किया जाएगा? दिसंबर 2025 में। कौन सा संस्करण होगा इस बार? ये 14th एडिशन है ये। इस बार टोटल 24 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी इस टूर्नामेंट में और ये पहली बार होगा कि इतनी बड़ी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत इस टूर्नामेंट को 3 बार होस्ट कर चुका है। सबसे पहले 2013 में भारत ने नई दिल्ली में होस्ट किया था, 2016 में लखनऊ में होस्ट किया गया था और 2021 में इसे भुवनेश्वर में होस्ट किया गया था। भारत ने पुरुष जूनियर विश्व कप 2 बार जीता है, 2001 में होबार्ट ऑस्ट्रेलिया में और 2016 में जब लखनऊ में कंडक्ट किया गया था तब भारत ने इसे जीता था। तो भारत चौथी बार इसे कंडक्ट कर रहा है, ये 14वां एडिशन है इसका। इससे पहले भारत इसे 2 बार जीत चुका है, 2001 और 2016 में। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स न्यूज। आर अश्विनी ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का अनावरण किया है। बुक से न्यूज है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड बुक है। बुक का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो किसकी बुक है? आर अश्विनी की बुक है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। तो इन्होंने अपनी बुक का भी अनावरण किया है और इनके साथ जो सह लेखक थे वो थे सिद्धार्थ मोंगा। पुस्तक जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया, चेन्नई में क्रिकेट प्रेमी बच्चों से लेकर भारत के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक बनने तक की अश्विन की यात्रा को उजागर करती है। अश्विन एक ऑफ स्पिनर है जो घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु और इंडिया प्रीमियम लीग में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं। उसके साथ साथ वे 2011 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे और उन्होंने महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए, जिसमें टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बेसिकली गेंदबाज का भी इन्होंने टैग या टाइटल हासिल किया। तो यहाँ से बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। किसकी बुक है ये? रविंद्र चंद्रन अश्विनी। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ स्पोर्ट्स न्यूज। तो गुडाकेश मोटी और चमारी अट्टापट्टू मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामांकित किए गए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोटी को मई 2024 के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी का नाम का दर्जा दिया है। वहीं श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नामांकित किया है। क्लियर? तो दोनों के नाम याद रखने, मई 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ गुडाकेश, जो कहां से हैं? वेस्ट इंडीज से, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो अट्टापट्टू, जो श्रीलंका से। नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। तो श्रुति वोरा ड्रेसोज में 3 स्टार GP जीतने वाली पहली भारतीय बनी, पेरिस के सपने के करीब पहुंची। तो श्रुति वोरा मैग्रानिसम की सवारी करते हुए 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय सवार बन गई है। तो पहली भारतीय सवार है जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता है। उन्होंने 7 से 9 जून को लिपिका स्लोवेनिया में आयोजित CDI 3 इवेंट में 67.761 अंक प्राप्त किए। श्रुति ने मोल्दोवा की तातियाना से आगे बेसिकली समाप्त किया, जिन्होंने 66.522 अंक प्राप्त किए थे। क्लियर? तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया की जुलियाने रही है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, श्रुति वोरा जो पहली भारतीय बनी है ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली 3 स्टार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डेज से अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो कब सेलिब्रेट किया गया है? यूनाइटेड नेशन के थ्रू 13 जून को मनाया गया है।
तो अल्बिनिज्म के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो इस अल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके मानव अधिकार को बढ़ाने के लिए हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद अगर हम बात करें तो 13 जून 2024 को 10वें इंटरनेशनल अल्बानिया अवेयरनेस डे का पालन किया जाएगा, जिसका विषय होगा IAD के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक। पहला अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून 2015 को मनाया गया था। क्लियर? तो इसका पर्पस क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2013 में इस प्रस्ताव को अपनाया था, जो अल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों पर हमले और भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, विश्व रक्तदाता दिवस। तो 14 जून 2024 को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। यह वार्षिक कार्यक्रम स्वैच्छिक रक्तदाताओं के अद्भुत योगदान को मान्यता देता है। इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो दान के 20 साल का जश्न, धन्यवाद रक्तदाताओं, 20 years of celebration giving thank you blood donors। यह दिन रक्तदाताओं के प्रति कृतज्ञता और सराहना के 2 दशक को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होता है। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर। तो केरल के सीएम है पिनाराई विजयन, जिन्होंने इस्लामी विद्वान AB अबूबकर मुस्लियर की आत्मकथा विश्वास पूर्वक का विमोचन किया है। तो बुक से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट बुक है विश्वास पूर्वक, जो किसकी आत्मकथा है? AB अबूबकर मुस्लियन की। और इसको किसने इसका अनावरण किया है? केरल के मुख्यमंत्री C पिनाराई विजयन ने। सो पुस्तक को मलेबार फाउंडेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया। शशि थरूर जो एक सांसद थे, उन्होंने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से पहले प्रति प्राप्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समस्त केरल जमीयत उलेमा के उपाध्यक्ष सैयद अली बाफरी ने की है। क्लियर? तो विश्वास पूर्वक। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है, तो अभी चंद्रबाबू नायडू को 18 CM अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश का, और पवन कल्याण को डिप्टी CM अपॉइंट किया गया है आंध्र प्रदेश का। तो 12 जून 2024 को TDP के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने YS जगनमोहन रेड्डी के उत्तराधिकारी के रूप में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्लियर? तो प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता और जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जो शपथ समारोह था, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संपन्न किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। TDP ने BJP और JNP के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें 175 में से 164 सीटें NDA अलायंस ने जीती है TDP के साथ मिलकर। क्लियर? नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से। तो मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का CM बनाया गया और ये फर्स्ट BJP CM है। उसके साथ साथ हम बात करें तो कनक वर्धान सिंह देव और पार्वती परिदा ने डिप्टी CM की शपथ ली है। तो मोहन चरण मांझी जो एक आदिवासी नेता है और 4 बार के विधायक हैं, उन्हें उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई है, जिससे वे राज्य के पहले भाजपा CM बन गए हैं। उसके साथ साथ कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिडा ने भी उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसमें प्रवती परिडा और उड़ीसा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री चुनी गई है। शपथ समारोह उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी भाग लिया। 2024 उड़ीसा विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 78 सीटों पर बहुमत हासिल किया, जिससे मांझी ने क्योझर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन न्यूज। तो हर्षपति सिंघानिया को इलेक्ट किया गया फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिलीपीन वरीनेस चेयर। तो हर्षपति सिंघानिया JK पेपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो फ्रांस के वैश्विक उद्योग नेता फिलिपिन वेरिन को मारिया फर्नांडा गार्जा के उत्तराधिकारी के रूप में ICC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 2024 में 11 जून को पेरिस में ICC वर्ल्ड काउंसिल की वार्षिक बैठक के दौरान यह डिसीजन लिया गया। ICC 173 से अधिक देशों में 45 मिलियन से अधिक
व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई। नेक्स्ट, फिक्की अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ ज्योति विग एज इट्स डीजी। तो फिक्की की अभी डीजी किसको अपॉइंट किया गया, किसको डिक्लेयर किया गया, ज्योति विज को। 11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने ज्योति विज को अपने महानिदेशक की नियुक्ति के लिए घोषित किया। ज्योति विज एक पेशेवर व्यवसायिक अर्थशास्त्री हैं जिनके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी और विभिन्न सप्ताहों में काम किया है। वह शैलेश पाठक, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया, उनका बेसिकली स्थान लेंगी। फिक्की 1927 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और डॉक्टर अनीश शाह इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। और डीजी किसको अपॉइंट किया गया, ज्योति विज को। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो प्रेमा खांडू ने अभी थर्ड टर्म अरुणाचल प्रदेश के सीएम के लिए शपथ लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पेमा खांडू जो लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के क्या अपॉइंट किए गए हैं, मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए हैं। ये जो शपथ समारोह था ये ईटानगर में कंडक्ट कराया गया। प्रमुख नेता जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसमें शामिल थे। खांडू का निरंतर नेतृत्व राज्य में स्थिरता और विकास लाने की भी उम्मीद रखता है। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑल्सो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज है। तो रिसेंटली अजीत डोभाल को दोबारा से अपॉइंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आईपीएस ऑफिसर हैं अजीत डोभाल, जिन्हें दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी या अगले आदेश तक जारी रहेगी। डोभाल की पुनः नियुक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में उनकी निरंतर महत्वपूर्णता को रेखांकित करती है। वे भारत की सुरक्षा नीतियों को आकार देने में एक प्रमुख व्यक्ति भी रहे। क्लियर। अजीत डोभाल सिक्योरिटी एडवाइजर इन और अपॉइंटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेक्स्ट, रैंक एंड रिपोर्ट से है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 डिक्लेयर किया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। और अगर हम बात करें तो 146 देशों में से भारत की रैंक रही है 129। तो भारत की रैंक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक टोटल 129 रही है। आइसलैंड ने इंडेक्स में टॉप किया, इसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 इंडेक्स का 18वां संस्करण है जो 146 अर्थव्यवस्थाओं में लिंग समानता का मानक स्थापित करता है और दुनिया की 2/3 अर्थव्यवस्था में लिंग समानता के विकास का विश्लेषण करने का आधार प्रदान करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की स्थापना क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कोलोग्रिसी स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। नेक्स्ट, ऑब्चरी न्यूज। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का निधन हो गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक और कन्नड़ कवि पंडित राजीनाथ तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में कर्नाटक में निधन हो गया। उन्हें 2019 में कला श्रेणी के तहत भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राजीव तारानाथ सिडनी ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस में सरोज बजाने वाले पहले भारतीय थे और 1995 से 2005 तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में भारतीय संगीत कार्यक्रम के प्रमुख के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। वे महान सरोज उस्ताद अली अकबर खां के भी एक प्रमुख शिष्य थे और पंडित रविशंकर और श्रीमती अन्नपूर्णा द्वारा भी इन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, सरोद प्ले करते थे तारानाथ। नेक्स्ट, मलावी वाइस प्रेसिडेंट सोलस चिलीमानी डाई इन प्लेन क्रैश। तो मलावी के उपराष्ट्रपति थे सालोस कलास चिलीमा और उनके साथ 9 अन्य लोग और थे जिनका एक प्लेन क्रैश में क्या हो गया, निधन हो गया। वे 2020 से मलावी के उपराष्ट्रपति थे, इससे पहले वो 2014 से 19 तक भी इस पद पर बने रह चुके थे। क्लियर। तो 1998 का दुर्घटनाग्रस्त विमान एक डार्नियर 28 द्विन प्रोपेलर विमान था जिसे मलावी के सशस्त्र सेनाओं द्वारा संचालित किया जा रहा था।
नेक्स्ट अभी पढ़ा है हमने राजीव तारानाथ, जो सरोद वादक थे, जिनका अभी क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 14 जून 2024 जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार देखे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ कृषि के लिए साझेदारी की है। उसके साथ साथ हमने ग्लोबल पीस इंडेक्स देखा जो अभी रिसेंटली जारी हुआ है। राज्य सरकार में हमें असम गवर्नमेंट से देखा था। असम सरकार ने महिलाओं की या लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम का अनावरण किया। बैंकिंग और फाइनेंस में हमने देखा है कि एक न्यू इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स, जिसे मोतीलाल ओसवाल के थ्रू जारी किया गया है। उसके साथ साथ कंपटीशन का कमीशन ऑफ इंडिया से हमने देखा, उसके अप्रूवल से हमने क्वेश्चंस देखे, इंपॉर्टेंट न्यूज देखी। टाटा कम्युनिकेशन का टाइप देखा वर्ल्ड एथलीट्स के साथ फॉर 5 ईयर ब्रॉडकास्टिंग डील। डिफेंस में हमने जाइमेक्स एक्सरसाइज देखी जिसका 8वां संस्करण जापान में कंडक्ट किया गया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने 5th MCA बैरेज LSAM 13 विच इज यार्ड 18 उसको अभी लॉन्च किया है। कहां से? महाराष्ट्र से। फिर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज देखी जिसमें हमने देखा NCRB ने नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए संकलन ऐप का अनावरण किया है। और विप्रो ने लैब 45 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके बाद हमने देखा कि अभी 3 चंद्र मंगल ग्रह के ऊपर 3 गड्ढे पाए गए हैं जिनका नाम देवीलाल, यूपी और बिहार के शहरों के नाम पर रखा गया है। स्पोर्ट्स न्यूज से हमने देखा 2025 के लिए मेंस जूनियर वर्ल्ड कप भारत होस्ट करेगा हॉकी का। उसके साथ साथ आई हैव द स्ट्रीट अकुटी क्रिकेट स्टोरी अभी इस अपनी ऑटोबायोग्राफी आर अश्वनी ने अनवील की है। उसके साथ साथ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई के लिए हमने 2 प्लेयर्स देखे, मेल और फीमेल कैटेगरी में। और उसके साथ साथ हमने देखा श्रुति वोरा फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने 3 स्टार GP जीत लिया है। इंपॉर्टेंट डेज में 2 इंपॉर्टेंट डे देखे जिसमें हमने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को बनाया जाता है वो देखा, और ब्लड डोनर डे 2024 उसके बारे में डिस्कस किया। बुक से अगर हम बात करें तो केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने AP अबूबकर की किताब विश्वासपूर्ण का विमोचन किया। नियुक्तियों में चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्षपति सिंघानिया को वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। फिक्की ने ज्योति विज को अपना महानिर्देशक नियुक्त किया। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। रैंक एंड रिपोर्ट से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखा जिसमें भारत का स्थान 129 रहा और आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पर रहा। उसके बाद लास्ट हमने ऑब्चरी न्यूज देखी जिसमें हमने देखा कि राजीव तारानाथ जो सरोद प्लेयर थे उनकी अभी डेथ हो गई है और मलावी के वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।